Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के छोटे काफिले के बड़े संदेश को आपके लिए डिकोड करेंगे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत शायद अकेला देश है जिसके प्रधानमंत्री आज एक आम आदमी की तरह सिर्फ एक एस्कॉर्ट कार के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हालांकि इससे प्रधानमंत्री लोगों को पेट्रोल और डीजल की बचत करने का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी सुरक्षा के साथ भी एक बहुत बड़ा समझौता है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के और खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर अक्सर रहते हैं। इससे पहले भी उन पर कई बार जानलेवा हमला करने की कोशिशें हो चुकी हैं। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश के दोनों पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज कैसे प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के एक छोटे से काफिले में बैठकर जा रहे थे। इसके बाद हम नीट की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले माफिया को डिकोड करेंगे। आज हम भारत में क्वेश्चन पेपर लीक होने वाली इस समस्या के हर पहलू का आपके लिए विश्लेषण करेंगे और हमारा आज का ये विश्लेषण देश के छात्रों और उनके परिवारों को समर्पित है। और आखिर में हम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की दुखद मौत का विश्लेषण करेंगे। आज सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर चोटों के 6 निशान भी पाए गए हैं। प्रतीक यादव की छोटी सी जिंदगी विरोधाभासों से भरी रही। वो मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेता के बेटे थे, लेकिन राजनीति से हमेशा दूर रहे। कभी उनकी पहचान अखिलेश यादव के सौतेले भाई के रूप में हुई, तो कभी बीजेपी के नेता अपर्णा यादव के पति के तौर पर। और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उनका संघर्ष आखिरी समय तक जारी रहा। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की आज की ये बिल्कुल नई तस्वीरें देखिए, जिसमें अब सिर्फ 2 गाड़ियां रह गई हैं। आप भी इन तस्वीरों को देखकर बड़े हैरान रहे होंगे, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री इतनी सादगी से सिर्फ 2 गाड़ियों में के छोटे से काफिले के साथ जा रहा है। इससे ज़्यादा गाड़ियाँ, इससे ज़्यादा बड़ा काफिला तो हमारे देश में जो छोटे छोटे नेता होते हैं, ज़िला स्तर के नेता, उनके काफिले में इससे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। अब आप प्रधानमंत्री मोदी का पुराना काफिला देखिए। पहले सामान्य तौर पर इस काफिले में एस्कॉर्ट व्हीकल्स हुआ करते थे, सिग्नल जैमर व्हीकल्स होते थे, डेकॉय कार्स होती थीं और एम्बुलेंस सहित कम से कम 12 से लेकर 15 गाड़ियां प्रधानमंत्री मोदी के इस काफिले में पहले हुआ करती थीं। अब जरा पुराने काफिले की तस्वीर देखिए।
लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके काफिले में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी शामिल किया जाए, जिससे ईंधन की बचत की जा सके। हालांकि इसके लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले से ही सरकार के पास हैं, उन्हीं का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में किया जाएगा। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में पहली बार देश की जनता से यानी आप लोगों से पेट्रोल और डीजल में बचत करने के लिए कहा था, विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की थी और उसी दिन से उन्होंने अपने काफिले में भी गाड़ियों की संख्या कम कर दी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले को छोटा करके पूरे देश को यही बड़ा संदेश दिया है कि वो सिर्फ जनता से ऊर्जा बचाने की अपील नहीं कर रहे, बल्कि खुद भी उसका पालन कर रहे हैं। इसे आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी कह सकते हैं। ये इसका शानदार उदाहरण है। वैसे एसपीजी के प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई समझौता किए बिना ही गाड़ियों की संख्या कम की जा रही है। यानी ये कोशिश हो रही है कि समझौता जो है उनकी सिक्योरिटी के साथ कम से कम हो। लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 146 करोड़ लोगों के लोकप्रिय नेता नहीं हैं, बल्कि वो भारत के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। देश के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे दुश्मन भी मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान और खालिस्तान के आतंकवादी भी शामिल हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की जान पर हमला करने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वो संदेश देना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने संदेश दे भी दिया, लेकिन ये संदेश उनकी सुरक्षा के साथ समझौता करके नहीं जाना चाहिए। हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी की बातों का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी एक अपील जन आंदोलन बन जाती है। और इस बार भी भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को स्वीकार कर रहे हैं। भारत के लोग ऊर्जा की बचत करेंगे, विदेशी सामानों की खरीद कम करेंगे और 1 साल के लिए अपनी ज़रूरी विदेशी यात्राएं भी टाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। असल में अगर आप दुनिया के किसी भी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को देखें तो इससे छोटा काफिला आपको किसी का नहीं मिलेगा। भारत दुनिया का शायद अकेला इतना बड़ा देश है जिसके प्रधानमंत्री आज सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले में चल रहे थे, जैसा कि मैंने आपको अभी तस्वीर में दिखाया। और वो भी एक ऐसा देश जहां के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है। लगातार धमकियां मिलती हैं और वो आतंकवादियों के निशाने पर हर समय बने रहते हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले में जाता देखना भारत के लोगों के लिए भी बड़ा विचित्र है और दुनिया भर के लिए भी ये एक बड़ी विचित्र सी तस्वीर है। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद, अब जब उन्होंने खुद ही अपना इतना काफिला छोटा कर लिया, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सहित बहुत सारे कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद अब भारत में सबसे बड़े बचत अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और बिहार सहित ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम से कम 50% तक कम करने के आदेश दिए हैं। मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या अब कम की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन मीटिंग्स करने के लिए और हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने के लिए अपील की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जैम कम करने और ईंधन की खपत घटाने के लिए ऑफिस के कामकाज का समय भी अब बदला जा सकता है। यहां पर सभी मंत्रियों को हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए कहा गया है। अगले 6 महीनों तक मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों से विदेश यात्रा नहीं करने की अपील भी की गई है। यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके साथ ही ऑफिस में एयर कंडीशनर्स का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के लिए कहा गया है। और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अपना अमेरिका का दौरा भी रद्द कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अभी लोगों से कि वो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक वो विदेश न जाए। और अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जो हैं, सांसद, मंत्री, बहुत सारे लोग अब आपको इस प्रकार से साइकिलों पर चलते हुए नजर आएंगे। जो गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले में लोग चलते थे, उन्होंने अब अपने काफिले बहुत कम कर दिए हैं, छोटे कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में देखिए, अभी ये सिर्फ अपील के तौर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील की है और लोग स्वेच्छा से इसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर देश के सभी लोगों ने स्वेच्छा से अपने अपने जीवन में ये कटौती नहीं की, अपने अपने जीवन में ये नया अनुशासन उन्होंने नहीं अपनाया, तो फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सरकार को कोई आदेश भी जारी करना पड़े। ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से ही हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक ऊर्जा संकट इस समय चल रहा है। जेट फ्यूल के महंगा होने के बाद आज एयर इंडिया ने लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली और शिकागो और दिल्ली और शंघाई के सहित 7 इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानों को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। आज अमूल और मदर डेयरी ने देश भर में दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। यानी अब से आपको दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। और दूध की ये जो नई दरें हैं, ये कल ही यानी 14 मई से लागू हो जाएंगी। तो दूध का नया रेट अब आपके सामने है। अब आपको दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। देखिए, अगर आप इस महंगाई से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ईरान युद्ध का कम से कम असर देश के आम लोगों पर पड़े, तो फिर देश के तमाम लोगों को अपने जीवन में ये अनुशासन अपनाना पड़ेगा। अगर देश के सारे लोग अनुशासित हो गए, सभी लोगों ने अगर बचत करनी शुरू कर दी, अपने अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया, खास तौर पर ऐसे खर्चे जो ऐसी चीज़ों के पर होते हैं जिन्हें हम विदेश से मंगा रहे हैं, तब जाकर ऐसी स्थिति पैदा होगी कि भारत के लोगों को ईरान युद्ध का कम से कम झटका महसूस होगा। भारत सरकार ने आज से सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। पहले ये ड्यूटी 6% हुआ करती थी और अब 6 से सीधे 15% पर चली गई है, यानी ड्यूटी 9% बढ़ गई है। इससे पहले 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये अपील है, लोगों को स्वेच्छा से ये करना होगा, लेकिन अगर लोग स्वेच्छा से नहीं करेंगे तो फिर इसका आदेश भी लाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रुपया मजबूत होगा। भारत चीन के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। हम अपनी जरूरत का लगभग 90% सोना विदेशों से खरीदते हैं, डॉलर में देकर, डॉलर में भुगतान करते हैं। और विदेशों से सोना खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। पिछले साल सोने के इंपोर्ट पर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे और देश में सोने का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इस साल फरवरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक ईरान का युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से अब हालात बदल गए हैं। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में 50% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई है। कच्चा तेल महंगा हो गया है। इसकी वजह से अब तेल खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। भारत कच्चे तेल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा सोना खरीदने पर ही खर्च करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आपसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले पेट्रोल और डीजल में अपने खर्चे की कटौती कीजिए, कम से कम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कीजिए। और दूसरे नंबर पर वो ये भी कह रहे हैं कि सोना तो बिल्कुल मत खरीदिए। ऐसे में अगर विदेशों से सोना खरीदने पर भी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ तो हमारे देश का वित्तीय घाटा बहुत बढ़ सकता है। इसलिए ईरान संकट से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। कच्चा तेल मंगाना हमारी मजबूरी है,
क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बिना हमारी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, हमारी जिंदगी बिल्कुल ठप हो जाएगी। ये मजबूरी है हमारी। लेकिन सोने के बिना आप और हम जीवित रह सकते हैं। अगर आपने 1 साल तक सोना नहीं खरीदा तो आपके जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब आपको ये बताते हैं कि सोने पर ड्यूटी बढ़ने और घटने का क्या असर होता है। जब सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो सोना महंगा हो जाता है और इससे उसकी मांग कम हो जाती है और सोने के इंपोर्ट में गिरावट आती है। सोने का इंपोर्ट कम होने की वजह से डॉलर की ज़रूरत हमें कम पड़ती है, क्योंकि हम डॉलर में ही ये सोना खरीदते हैं। इससे रुपए को मजबूती मिलती है और देश का व्यापार घाटा भी कम हो जाता है। लेकिन जब सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है तो विदेशों से सोना मंगाना सस्ता हो जाता है। इससे सोने की मांग बढ़ जाती है और सोने का इंपोर्ट ज़्यादा होने लगता है। इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि सोने को खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता होती है। इससे रुपए पर दबाव पड़ता है और रुपए में गिरावट आती है और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है। तो ये बढ़ने का असर और घटने का असर आप देख लीजिए। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले से सोना कितना महंगा होगा। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए विदेश से आने वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1 लाख रुपए है, या ये मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए का सोना ले रहे हैं। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी 6% हुआ करती थी, क्योंकि कल तक 6% थी, तो जब 6% होती है तो उसका मतलब है कि सोने की कीमत है 1 लाख रुपए। 6% इंपोर्ट ड्यूटी आपने लगाई, वो हो गई 6,000 रुपए, यानी सोने की कुल कीमत हो गई 1,06,000 रुपए। 1 लाख सोने की कीमत और 6,000 इंपोर्ट ड्यूटी। ये तब है जब आप 1 लाख रुपए का सोना खरीद रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? नई इंपोर्ट ड्यूटी है 15%। ऐसे में 1 लाख रुपए के सोने पर अब आपको 15,000 रुपए की ड्यूटी देनी पड़ेगी। इससे सोने की कीमत हो गई 1 लाख रुपए प्लस 15% इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कुल कीमत हुई 1,15,000 रुपए। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ही 1 लाख रुपए के सोने पर 9,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा पहले के मुकाबले। सोने और चांदी की कीमतें आज से ही बढ़नी शुरू हो गई हैं। सोना आज 9,000 रुपए महंगा हो गया एक ही दिन में, और 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,62,100 रुपए हो गई है। यह है आज की कीमत सोने की। जबकि चांदी 21,000 रुपए महंगी हो गई है और 1 किलो चांदी की कीमत आज है 3 लाख रुपए से ज्यादा। ये 1 किलो चांदी की कीमत है। हमारे देश में या दुनिया में जब भी कोई आर्थिक संकट आता है तो दुनिया भर की सरकारें और हमारे देश की सरकार भी सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। यानी जब जब सरकार ये चाहती है कि आप लोग सोना ना खरीदें तो सरकार सोने की खरीद को डिस्करेज करती है, आपको हतोत्साहित करती है, आपको कहती है कि आप सोना मत खरीदिए, और ये बताने का तरीका होता है उस पर ड्यूटी बढ़ा देना। इसलिए ड्यूटी बढ़ जाती है। जनवरी 2012 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 2% थी। इसके बाद अगस्त 2013 तक इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। करीब 1.5 साल में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 गुना बढ़ गई। जुलाई 2019 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर लगभग 13% हो गई और फिर जुलाई 2022 में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। यानी ऐसा नहीं कि पहली बार 15% हुआ है, 2022 में भी ये ड्यूटी 15% ही थी। लेकिन 2024 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर वापस 6% कर दिया गया। अब फिर से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई है। और इस आंकड़े से पता चलता है कि जब भी हमारे देश में वित्तीय घाटा बढ़ने लगता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ने लगता है, रुपए में गिरावट आने लगती है और हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि आप लोग सोना ना खरीदें। अब अगर आपको गोल्ड का बहुत ही शौक है तो आपके लिए कुछ सुझाव है। आप अपने घर में रखे पुराने गोल्ड की रिसाइकलिंग कर सकते हैं, यानी पुरानी ज्वेलरी को ही रिसाइकल करके नए डिज़ाइन के गहने बनवा सकते हैं। आप कम कैरेट वाला गोल्ड भी खरीद सकते हैं। शादियों में सोने की ज्वेलरी देने के बजाय आप कुछ और गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा शादियों में अपने बच्चों को भारी भरकम सोने की ज्वेलरी देने के बजाय आप इतना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। उनके लिए आप सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें किसी अच्छी कंपनी के शेयर भी गिफ्ट कर सकते हैं।
इससे सोने की मांग कम होगी और भारत को विदेशों से कम सोना खरीदना पड़ेगा। और अगर आपने सोना नहीं खरीदा तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये आपका योगदान होगा और ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। अब हम भारत के लोगों की उस आर्थिक सोच को डिकोड करेंगे जिसमें लोगों की बचत की आदत अब लगातार कम होती जा रही है और अब लोगों ने उधार की जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। देखिए, हमारे देश में बदलाव कितना बड़ा आया है। दुनिया भर में यह बदलाव आया है, लेकिन अब हमारे देश में भी ये बदलाव आने लगा है। पहले के ज़माने में हमारे जो औसत परिवार हुआ करते थे वो बचत में विश्वास करते थे। जितना उनके पास पैसा होता था उतने ही पाँव पसारते थे और इसीलिए कहा जाता है कि जितना आपके पास पैसा हो उतना ही खर्चा कीजिए। वर्ष 2020 में हमारे देश के परिवार अपनी आय का औसतन 22.5% बचा रहे थे, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे घटता गया और वर्ष 2023 में परिवारों की औसत बचत घटकर 18% से भी कम रह गई। इस हाउस होल्ड सेविंग्स में बैंक एफडी, आपकी नकद बचत, आपके म्यूचुअल फंड और आपके घर में जो सोना है ये भी शामिल है। इस समय भारत के 28 करोड़ 30 लाख लोगों पर अलग अलग तरह के कोई ना कोई कर्जे हैं। सोचिए, 28 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके ऊपर कोई ना कोई कर्जा है, जिन्होंने कोई ना कोई लोन लिया हुआ है, जो कोई ना कोई ईएमआई दे रहे हैं और ये कर्ज कुल मिलाकर लगभग 135 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये एक नई सच्चाई आप देख लीजिए। 28 करोड़ लोगों पर आज हमारे देश में कोई ना कोई कर्जा है, कोई ना कोई लोन उनका चल रहा है, किसी ना किसी चीज के लिए वो ईएमआई दे रहे हैं। यानी देश के इन 28 करोड़ लोगों पर औसतन 4,80,000 रुपए का कर्ज है। ये औसतन है। इस समय हमारी जिंदगी ईएमआई पर चल रही है। पिछले साल 70% आईफोन जो बाजार में बिके और 80% कार जो बाजार में बिकी वो कर्ज लेकर यानी लोन लेकर खरीदी गई थी। यानी उन सब गाड़ियों की, उन सब फोन्स की ईएमआई हमारे देश के लोग भर रहे हैं। यह है आज की सच्चाई। मैं आपको फिर से ये बताता हूं। देखिए, मैं फिर से आपको ये आंकड़ा देता हूं। पिछले साल 70% आईफोन और 80% कार हमारे देश के लोगों ने कर्ज लेकर खरीदे हैं, लोन लेकर खरीदे हैं और इन पर ईएमआई चल रही है। लाइन लगी हुई है, देखिए लोगों की, सबको आईफोन चाहिए। जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये तब की है जब भारत में नया आईफोन लॉन्च हुआ था, आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ था। लाइन लगी हुई है लोगों की। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास इतना पैसा है ही नहीं, लेकिन इन्होंने लोन लिया है और ईएमआई पर इन्हें लेटेस्ट फोन चाहिए, लेटेस्ट गाड़ी चाहिए। पिछले 20 से 25 वर्षों में भारत के मिडिल क्लास की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले मिडिल क्लास की पहचान उसकी कमाई से नहीं बल्कि उसकी बचत से होती थी और उसकी जो यूएसपी थी वो थी उसकी बचत करने की आदत। लोग अपने सीमित संसाधनों को बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो बचा कर रखते थे या फिर उसे सोने में इन्वेस्ट करते थे या फिर छोटी छोटी बचत योजनाओं में वो अपना पैसा लगाया करते थे। अक्सर हमारे घरों में माएँ अलग अलग ज़रूरतों के लिए पैसा बचा कर रखती थी। जो महिलाएं होती थीं घर की, वो बिना किसी को बताए बहुत सारा पैसा बचा कर रखती थी कि आगे चलकर कभी किसी संकट की घड़ी में परिवार को ज़रूरत पड़ गई तो उनके पास पैसा रहे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया और अब पहले खर्च करो बाद में बचत करो का दौर आ चुका है। वर्ष 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के साथ बाजार ने आपके खर्चे को आपकी सफलता का प्रतीक बना दिया। इस उदारीकरण से अभी खरीदो और बाद में चुकाओ ये मॉडल आ गया। इसके अलावा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और सोशल मीडिया ने भी हमारे देश में लोगों के खर्चे की आदतों को तेजी से बढ़ा दिया। आज सुविधाएं और आमदनी बढ़ी हैं लेकिन बचत का अनुशासन बहुत कमजोर हो चुका है। याद रखिए, समृद्धि सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि बचत से आती है। इसलिए सैलरी आते ही महीने के आखिर में पहले बचत अपनी तय करें, फिर खर्च की योजनाएं बनाएं। अपने जीवन में आपने कभी ना कभी ज़रूर ये महसूस किया होगा कि जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय किसी ने आपकी मदद नहीं की। इसीलिए ईएमआई को नहीं बल्कि बचत को अपने जीवन का मंत्र बनाइए। और कहते हैं, पुराने लोग कहकर गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए।
ये जो कहावत हमारे बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए, इसका मतलब यही है कि आपकी जितनी क्षमता है, आपके पास जितना पैसा है, उतना ही सामान खरीदिए, उससे ज़्यादा मत खरीदिए। और आपको याद होगा 1990 के दशक तक हमारे देश में गाड़ियों की संख्या, टू व्हीलर्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की संख्या, मकानों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। उस समय वही लोग ये सब खरीदते थे जिनके पास पैसा होता था। लेकिन अब वो लोग भी खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और जो लोन लेकर खरीदते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज हमारे देश में चाहे कोई कितना भी कम पैसा कमाता हो, वो भी जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, फ़ोन खरीद सकता है, अच्छे मकान में रह सकता है। ये अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने अपने अनुशासन को भी तोड़ दिया है। 20-30 साल पहले तक हमने कभी क्रेडिट कार्ड देखे तक नहीं थे। हम सिर्फ वही सामान खरीदते थे जितना पैसा हमारी जेब में होता था। इसलिए आज आपने देखा होगा कोविड का समय ऐसा आया जब आपकी परीक्षा का समय था। कोविड में कौन लोग सबसे ज़्यादा ठीक से सर्वाइव किए? वो लोग जिन्होंने बचत करके रखी थी। ऐसे लोगों ने कोविड के संकट को भी झेल लिया। अब एक बार फिर से कोविड के बाद वही दौर आ रहा है और मैं बार बार आपको कहता हूं कि कोविड के समय में तो आपकी जान खतरे में थी, लेकिन इस बार आपकी जेब खतरे में है। इसलिए आपको वही अनुशासन अपनाना पड़ेगा जो आपने कोविड के समय पर अपनाया था। और इसमें ना तो सरकार आपके लिए कोई कुछ कर सकती है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा और बचत करनी ही होगी। अब आज इस देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। और आज जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं ये हमारे देश के 23 लाख छात्र और उनके परिवारों को समर्पित है। इसलिए अब हम देश भर के इन 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले क्वेश्चन पेपर लीक माफिया को आपके लिए डिकोड करेंगे। छात्रों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इस साल की नीट परीक्षा पास करेंगे और फिर एक दिन डॉक्टर बनेंगे और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। 23 लाख छात्रों का मतलब है 23 लाख परिवार। लेकिन इन 23 लाख परिवारों का सपना सिर्फ कुछ मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों ने तोड़ दिया। ये कहानी मेहनत वर्सेस माफिया की है, जिसमें एक तरफ इन 23 लाख छात्रों की वर्षों की मेहनत है और दूसरी तरफ शिक्षा माफिया का वो लालच है जो इन छात्रों के सपनों और परिश्रम को पैसे के नीचे कुचल देता है। आज हम आपको नीट परीक्षा में पेपर लीक की पूरी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि नीट परीक्षा होती क्या है। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। देश भर में मेडिकल की सिर्फ 1.5 लाख सीटें हैं और इन 1.5 लाख सीटों के लिए इस बार 23 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, क्योंकि नीट की परीक्षा के बाद ही आपको मेडिकल की ये सीटें मिलती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजों में। इसका मतलब है कि लगभग हर 16 छात्र में से सिर्फ एक छात्र को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। बहुत मुश्किल परीक्षा होती है। नीट की यह परीक्षा इसी महीने 3 तारीख को हुई थी, यानी 3 मई को। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा के सिर्फ 9 दिन के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया और सरकार ने इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ही देश भर के लाखों छात्रों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन जैसी परीक्षाएं आयोजित करती है। अब हम सबसे पहले आपको इस मामले में आज का अपडेट बताते हैं कि आज जांच में क्या हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें मांग की गई है कि नीट की अगली परीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। ये एक बहुत दुखद बात है कि अब हमारे देश में हम परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते, उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। ये फेडरेशन हमारे देश के डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाती है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले माफिया का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इस समय सीबीआई महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में लगभग 25 लोगों से पूछताछ कर रही है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को कल दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखिए, शुभम खैरनार की उम्र सिर्फ 30 साल है और वो खुद भी
BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का छात्र है। जो मुख्य आरोपी है वो खुद छात्र है, BAMS की पढ़ाई कर रहा है और इस छात्र ने 30 साल के शुभम ने 10 लाख रुपए में यह क्वेश्चन पेपर खरीदा और बाद में 15 लाख रुपए में हरियाणा में किसी और को बेच दिया। तीसरा, राजस्थान के अलग अलग शहरों में पुलिस ने लगभग 150 छात्रों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ की है। चौथा, राजस्थान पुलिस ने जयपुर से 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों भाइयों पर आरोप है कि इन्होंने 30 लाख रुपए में नीट का क्वेश्चन पेपर खरीदा और इनमें से एक भाई ने यह क्वेश्चन पेपर अपने बेटे को दे दिया जो नीट की परीक्षा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक इसी परिवार के 4 सदस्यों का सिलेक्शन, इसी परिवार के 4 छात्रों का सिलेक्शन वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा में हो चुका है। खास बात यह है कि 2024 की इसी नीट की परीक्षा में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, लेकिन तब पूरी परीक्षा को यह कहकर रद्द नहीं किया गया कि ये जो पेपर लीक है ये बहुत छोटे स्तर पर हुआ है, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल नहीं है। और 5वीं बात, इस जांच में प्राइवेट माफिया नाम से चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है और इसी ग्रुप में पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल्स शेयर की गई थी, यानी ऐसी फाइल्स को सिर्फ वही लोग देख सकते थे जिनके पास इसका पासवर्ड था और हो सकता है कि इसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में नीट का ये क्वेश्चन पेपर भी रहा हो। असल में हुआ ये है कि जो जयपुर के जो 2 भाई हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए में ये क्वेश्चन पेपर खरीदा, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने बेटे को दे दिया ताकि उसके बेटे का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो नीट की परीक्षा दे रहा था। लेकिन ये लोग लालची थे। इन्होंने क्या किया, पहले पेपर खरीदा, फिर अपने बच्चे को दिया और फिर आगे भी ये पैसा कमाने के लिए और लोगों को क्वेश्चन पेपर बेच दिया और इन्हें लालच आ गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन पेपर बेच दें, जिसकी वजह से ये बात खुल गई। इसी प्रकार से वो जो 30 साल का लड़का है उसने भी ये क्वेश्चन पेपर पहले 10 लाख में खुद खरीदा और फिर 15 लाख में आगे बेच दिया और फिर धीरे धीरे लोग इसे आगे बेचते चले गए, क्योंकि सबको पैसे का लालच था। और जब ये इतने लोगों तक पहुंच गया तो बात सबके सामने आ गई। अब हो सकता है कि इससे पहले भी ये क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लीक होते रहे हों, ये क्वेश्चन पेपर बाजार में बिक रहे हों और हमें कभी पता ना चला हो, क्योंकि इस बार या जब भी इसके बारे में पता चलता है तो तब पता चलता है जब पैसे के लालच में ये क्वेश्चन पेपर घर घर तक पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति जो इन्हें 30 लाख रुपए में खरीद रहा है वो सोचता है कि इससे मैं 50 लाख रुपए और कमा लूं और मेरा जो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने लिया है ये मुफ्त में आ जाए, मैं अपनी कीमत निकाल लूं। अब आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ कैसे। राजस्थान पुलिस के मुताबिक इस परीक्षा से ठीक पहले एक गेस्ट पेपर छात्रों को बेचा गया। गेस्ट पेपर एक तरह का क्वेश्चन पेपर ही होता है जिसमें परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चंस बताए जाते हैं। गेस्ट पेपर मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसे गेस्ट पेपर कहते हैं। इस गेस्ट पेपर में लगभग 410 सवाल थे और केमिस्ट्री के पेपर में 120 सवाल बिल्कुल वही निकले जो इस गेस्ट पेपर में दिए गए थे। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 120 सवाल एक जैसे थे और यह कोई संयोग तो हो ही नहीं सकता। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इस प्रक्रिया से भारत के भविष्य के डॉक्टर्स चुने जाते हैं और अगर इसमें भी बेईमानी होने लगे तो इसके 2 बुरे असर होंगे। पहला, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान छात्र डॉक्टर बन जाएंगे जो इसके काबिल ही नहीं है, जो बेईमानी करके क्वेश्चन पेपर्स को खरीद कर बिना मेहनत किए डॉक्टर बन गए हैं और आगे चलकर वो लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। और दूसरा, जो छात्र पूरी ईमानदारी से वर्षों से पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन छात्रों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी और उनका भरोसा हमारे देश की शिक्षा पद्धति से हमेशा के लिए उठ जाएगा। हमारे देश की समस्या ये है कि यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला अब एक उद्योग बन चुका है। एंट्रेंस एग्जाम से पहले कोचिंग सेंटर से लेकर परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने तक सब कुछ पैसे के आधार पर तय हो रहा है। सोचिए वो स्थिति जब हमारे देश के जो परिश्रमी और काबिल छात्र हैं वो इतने डिमोरलाइज्ड हो चुके हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं कि अब उनका मेहनत करने का मन नहीं करता। ऐसे तमाम लोग जिन्हें आगे मौका ही नहीं मिला और जो आपको डॉक्टर और इंजीनियर्स दिखाई देंगे भविष्य में, वो सारे वो लोग होंगे जो भ्रष्ट हैं,
जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके पैसे से खरीदा, बिना मेहनत किए एग्जाम क्लियर कर लिया और डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा, आप सोचिए। इस माफिया की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि एनटीए जैसी संस्था बनाने के बाद भी क्वेश्चन पेपर लीक होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप इसे एक पैरेलल इकोनॉमी कह सकते हैं जो हमारे देश में चल रही है, और इस इकोनॉमी में कोचिंग इंडस्ट्री है, डमी स्कूल्स हैं, लीक किए गए पेपर्स को सॉल्व करने वाले गैंग्स हैं और ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहां मेरिट बनाम माफिया की लड़ाई इस समय चल रही है। और पूरा की पूरा पैसे का खेल है, पैसा फेंको और एडमिशन ले लो। वर्ष 2018 में एनटीए बना और तब से लेकर अब तक 3 बार और पिछले 3 साल में 2 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। देश के लाखों छात्र सोचते हैं कि एनटीए एक मजबूत सरकारी सिस्टम है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए खुद कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पर निर्भर है। यानी जिस संस्था पर लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, उसी संस्था में परमानेंट स्टाफ की कमी है। इसी वजह से क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर ट्रांसलेशन तक, उन्हें छपवाने का काम तक सब कुछ आउटसोर्स किया जाता है। कई एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और यही व्यवस्था अब पेपर लीक का सबसे बड़ा रिस्क बन गई है। परमानेंट स्टाफ वाले सिस्टम में जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में लोग बदलते रहते हैं, वेंडर्स बदलते रहते हैं, इसलिए पूरे सिस्टम पर निगरानी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं से पेपर लीक माफिया की एंट्री होती है। पेपर लीक माफिया इस प्रक्रिया में मौजूद लोगों को लालच देकर उनसे क्वेश्चन पेपर की जानकारी हासिल कर लेता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेपर लीक कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल फेल्योर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आउटसोर्सिंग मॉडल। वर्ष 2024 में नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एनटीए अब आउटसोर्सिंग पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है, इसलिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाला हर कर्मचारी लीक का एक संभावित पॉइंट बन सकता है। इसके बाद सरकार ने क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और मल्टी लेयर सिक्योरिटी जैसे नए कदम उठाए। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत है कि एनटीए अपने परमानेंट स्टाफ और अंदरूनी क्षमता को मजबूत करे। कल्पना कीजिए कि किसी भी परीक्षा के लिए आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर तो छपवाएंगे, कहीं ना कहीं से प्रिंट करवाएंगे, और अगर वो प्रिंटिंग प्रेस ही क्वेश्चन पेपर बेच दे तो आप क्या करेंगे? नीट की ये परीक्षा देश भर के 550 शहरों में लगभग 5,500 सेंटर्स पर हुई। 5,500 सेंटर्स। इस परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक कई एजेंसियां शामिल होती हैं। यह परीक्षा बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होती है, इसलिए क्वेश्चन पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है क्योंकि चेन बहुत बड़ी है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस लीक में कई बेईमान छात्र, कोचिंग सेंटर से जुड़े शिक्षक और दूसरे लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पहले शिक्षा को एक कारोबार बनाया और अब शिक्षा के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं और इस बेईमानी से उन छात्रों का भविष्य संकट में है जो अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं। दुख तो हुआ है सर, क्योंकि 2 साल से जो मेहनत की थी, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, रीनीट देने पड़ेगी और वापस से जो 2 साल जितनी मेहनत की है वापस से पता नहीं अभी कितने दिनों में वापस उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और पूरे दिन रात बहुत जग के कहीं बाहर नहीं गए थे, सब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। सिर्फ नीट ही था फोकस पूरे 2 साल। अभी तो वेकेशन में मैसेज आया रीनीट का, तो अब तो फिर से वही जो किया था फिर से चालू करना पड़ेगा। सुनकर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं था, किसी और ने पेपर लिख किया और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने इतने सब कुछ मेहनत की, 2 साल पूरी जान लगाकर पूरी मेहनत किए थे, फिर भी मुझे आगे फिर से देना पड़ेगा। इससे बच्चों का मोटिवेशन डाउन भी होता है कि उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा और जो पहले पेपर देते हैं उसमें जो बात होती है वो दूसरे पेपर में बात नहीं रहती है और नहीं अच्छी तरह से, मतलब कहीं का मॉरल डाउन भी हो जाता है कि दोबारा से पेपर देना पड़ेगा और क्या वैसे हो पाएगा जो पहले किया था। अब देखिए, एनटीए ने पेपर लीक की जिम्मेदारी ली है,
और जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि 23 लाख छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी और उनकी पुरानी फीस भी उन्हें वापस कर दी जाएगी। 23 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराने पर लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इसमें क्वेश्चन पेपर्स की छपाई और उन्हें एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने जैसे खर्च शामिल हैं। अब छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। इसका मतलब है कि जब परीक्षा फिर से होगी तो पूरा खर्च एनटीए उठाएगी, पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अब आप ये देखिए, पूरा खर्च तो सरकार उठा लेगी, छात्रों को कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो वर्षों का ये परिश्रम है ये अनमोल है। ये जो दिन रात उन्होंने एक किए हैं, इसकी कीमत कौन लगाएगा? ये परिश्रम अनमोल है। और अब ये छात्र अपनी कोचिंग जारी रखेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर तक इनका आना जाना, इनका किराया भाड़ा, इनका वहाँ पर ठहरना, क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्रों को सज़ा दे रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस समय जाती है एनटीए पर। आज एनटीए को यह जवाब देना ही पड़ेगा कि लगातार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। एक और बड़ी बात है, ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन परीक्षाएं ज्यादा सुरक्षित होती हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में छपाई नहीं होती और ना ही क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोई आवश्यकता है। असल में दिक्कत तब आती है जब इन क्वेश्चन पेपर्स को कहीं छपाई के लिए दिया जाता है, फिर हजारों सेंटर्स पर इन क्वेश्चन पेपर्स को ले जाया जाता है और बीच में से कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं। किसी ने इनको निकाल लिया, किसी ने फोटो खींच ली, किसी ने बीच में से ही लीक कर दिया। इसलिए ये होता है और ये इसलिए है क्योंकि ये परीक्षाएं ऑफलाइन है। अगर ये परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगें तो ये लीक रुक सकता है। रियल टाइम में तय समय पर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर अगर अपलोड कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये बेईमानी रुक जाए। ये हमारा एक छोटा सा सुझाव है, अगर लोगों को ठीक लगे तो इसे अपनाया जा सकता है। नीट के जो छात्र इस समय पेपर लीक होने की वजह से परेशान हैं, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि नीट की परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा अगले 7 से 10 दिनों में की जाएगी। इसलिए आपको अभी अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखते हुए 7 से 10 दिन आप इंतजार कीजिए, उसके बाद परीक्षा की नई तिथि आपको पता चलेगी। अब आपको बताते हैं कि दूसरे देशों में पेपर लीक को लेकर कितने सख्त कानून हैं। जैसे चीन में पेपर लीक करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है और इसे देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध माना गया है। साउथ कोरिया और बांग्लादेश में पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और आजीवन ब्लैकलिस्ट करने जैसे कठोर नियम हैं। नीट की परीक्षा देने वाले 99% छात्र मिडिल क्लास या गरीब परिवारों से आते हैं। ये वो परिवार हैं जिनकी सारी उम्मीदें अपने घर के बच्चों के बेहतर भविष्य पर टिकी होती हैं। ऐसे परिवारों में बेहतर जिंदगी का सपना पूरा करने का एक ही तरीका होता है और वो है उस घर के बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें और जीवन में कुछ सफलता हासिल करें। कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने या फिर सिविल सर्विसेज जैसी कोई सरकारी नौकरी करें। इसलिए बचपन से ही ऐसे परिवारों के बच्चों को ये बताया जाता है कि आपको दिन रात मेहनत करनी है ताकि आप अपनी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर एक दिन अच्छी नौकरी कर सकें, जिससे आप सम्मानजनक पैसा कमा पाएं, समाज में आपका सम्मान हो। समाज में ऐसे परिवारों की पहचान सिर्फ इस बात से होती है कि उनके बच्चे अपने एकेडमिक करियर में कितना अच्छा कर रहे हैं। ये परिवार कैसी जगह पर रहेंगे, कितने बड़े मकान में रहेंगे, इनके बच्चों की शादियां कहाँ होंगी, कैसे होंगी, इनके रहन सहन का स्तर कैसा होगा, सब कुछ इन बच्चों की सफलता पर निर्भर करता है। ये वो परिवार हैं जो अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए ना तो लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी दे सकते हैं, ना ही कोई सलाह दे सकते हैं। इसलिए इन बच्चों के पास भी बेहतर भविष्य का एक ही विकल्प बचता है और वो है पढ़ाई के दम पर जीवन में कुछ सफलता हासिल करना। इसलिए हमारे देश में लाखों माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेचकर, लोगों से पैसा उधार लेकर, अपनी एफडी तोड़वाकर, अपने पेंशन का पैसा निकालकर अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी कोचिंग पर खर्च करते हैं। और जब कुछ बेईमान लोग इन लाखों परिवारों के सपनों को और बेहतर जीवन जीने की इस एकमात्र उम्मीद को तोड़ देते हैं तो ये पूरे देश के लिए दुखी होने की बात है। इसलिए चाहे हो सकता है कि आपका बच्चा नीट का
की परीक्षा ना भी दे रहा हो, लेकिन ये दुख आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आज ये इन बच्चों के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अब आपको ये दिखाते हैं कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो कैसे कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे देश में बंटवारा करने का। अब आप अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए, जो इसी पेपर लीक के मुद्दे पर हमारे देश के जेन ज़ी को भड़काना चाहते हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेन ज़ी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेन ज़ी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेन ज़ी पे पूरा भरोसा है। ये बात सही है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। ये बात भी सही है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन क्या ये बच्चे देश के खिलाफ विद्रोह करेंगे? केजरीवाल चाहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत का जेन ज़ी भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए, आंदोलन शुरू करे, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे, ताकि केजरीवाल जैसे नेता सत्ता में बैठ जाएं। वो सिर्फ इन लोगों को यूज़ करना चाहते हैं। वो छात्रों के इस गुस्से का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी एक ही मंशा है कि लोगों को इतने गुस्से में ले आओ, लोगों से कहो कि आप विद्रोह करो, और जब लोग विद्रोह करें तो मोदी सरकार हट जाए और फिर हम सरकार में बैठ जाए। इनकी सिर्फ इतनी मंशा है। मतलब जेन ज़ी के छात्रों में भी केजरीवाल अपना वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और इन छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाकर उस पर भी वो राजनीति करना चाहते हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं सत्ता तक दोबारा कैसे पहुंचूं। हमारे देश के विपक्षी नेताओं को अक्सर आपदा में भी अवसर ही दिखाई देता है। केजरीवाल खुद IIT से पढ़े हैं। असल में उन्हें यह सलाह देनी चाहिए थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, वो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान जीरो है। आपको याद नहीं होगा कि किसी मुसीबत की घड़ी में हमारे किसी विपक्षी नेता ने कभी ये कहा हो कि वो देश के साथ खड़े हैं। चाहे युद्ध की स्थिति हो, कोविड का मुश्किल समय हो, या देश पर कोई विपदा आई हो, हमेशा ये विपक्षी नेता राजनीति करते हैं। हमेशा लोगों से ये कहते हैं, विद्रोह करिए, इस देश के खिलाफ बगावत कर दीजिए, सड़कों पर उतर आइए, सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और फिर हमें कुर्सी पर बैठा दीजिए। अब आज की एक और बड़ी खबर, जिसकी पूरे देश में बहुत चर्चा चल रही है, और ये खबर आपने भी सुन ली होगी। अब हम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की दुखद मृत्यु का विश्लेषण करेंगे। आज लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई है। प्रतीक यादव सिर्फ 38 वर्ष के थे और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक यादव आज सुबह अपने घर के किचन में बेहोश पाए गए। उन्हें सुबह लगभग 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब यह घटना हुई तब उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में उनके घर पर मौजूद नहीं थी। प्रतीक की मृत्यु की खबर के बाद अपर्णा आज सुबह गुवाहाटी से लखनऊ लौटी, और अपर्णा यादव 4 साल पहले वर्ष 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थी, और वो इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। जब प्रतीक की मृत्यु हुई उस समय वो पार्टी के किसी काम से गुवाहाटी में थी। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि उनके शरीर में खून का थक्का बन गया था, और फिर यही ब्लड क्लॉट फेफड़ों की नसों तक पहुंच गया, और इससे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक गया, और फिर उनका हृदय और फेफड़े इन्होंने काम करना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक के शरीर पर 6 चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है। इसमें 3 निशान 5 से 7 दिन पुराने हैं, और 3 निशान चोट के ऐसे हैं जो 1 दिन पुराने हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, तब उनके बड़े भाई अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखिलेश यादव अपने छोटे भाई प्रतीक को देखने सिविल अस्पताल भी सबसे पहले पहुंचे थे। इसके बाद वो लखनऊ की मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU भी गए, जहां प्रतीक का पोस्टमार्टम किया गया, और अखिलेश यादव ने आज बता दिया कि भाई आखिर भाई होता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर
आज प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है। प्रतीक यादव की डॉक्टर ने बताया कि एक बीमारी की वजह से उनके हृदय और फेफड़ों पर यह बुरा असर पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ था। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे और अखिलेश यादव उम्र में उनसे बड़े थे। अब आपको मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में बताते हैं। असल में मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम मालती देवी है और दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता। मालती देवी की मृत्यु वर्ष 2003 में ही हो गई थी और उसके बाद ही मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। इसके बाद साधना गुप्ता का निधन भी वर्ष 2022 में हो गया और साधना गुप्ता की मौत के 3 महीने के बाद ही मुलायम सिंह यादव का निधन भी हो गया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे और प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। प्रतीक यादव भले ही मुलायम सिंह यादव जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता के बेटे हों, लेकिन वो राजनीति से हमेशा दूर रहे। मुलायम सिंह यादव के परिवार में ये पहले ही तय हो चुका था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और वही सक्रिय राजनीति में आएंगे और प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहेंगे और अपने बड़े भाई अखिलेश यादव के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। प्रतीक यादव फिटनेस के बिजनेस में थे। वो लखनऊ में आयरन कोर जिम नाम का एक फिटनेस सेंटर चलाते थे, एक जिम चलाते थे और वो खुद भी अपनी फिटनेस के लिए बड़े मशहूर थे। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको उनकी बहुत सारी 6 पैक एब्स वाली फिटनेस की तस्वीरें मिल जाएंगी। ज़बरदस्त फिटनेस उनकी हुआ करती थी। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट का कारोबार भी था और प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर 3 अप्रैल को जो आखिरी वीडियो पोस्ट किया उसमें वो एक एरोबैटिक एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते और कलाबाजियां करते हुए दिख रहे हैं। ये विमान खास तौर पर स्टंट फ्लाइंग और एयर शोज में इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीर, ये प्रतीक यादव की वो तस्वीर है जो आखिरी बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। देखिए आप। There we go. You got 600 feet to the floor. Nice 4, hit the floor 2. We're going to go to the next guy. We're not going to turn there. Keep going straight. Oh! That was a close one. It's more ballistic. Hit him. You can't get us, can you? अप्रैल के महीने में आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज़ादी से उड़ान भर रहे हैं और मई के महीने में आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। यही है जीवन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे 38 साल के प्रतीक यादव की जिंदगी विरोधाभासों से भरी हुई थी। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत।
ब्रेक से पहले हम आपको प्रतीक यादव के बारे में बता रहे थे। प्रतीक यादव महंगी और रेसिंग कारों के भी बड़े शौकीन थे और हाल ही में उन्होंने फॉर्मूला 1 कार चलाते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वर्ष 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब प्रतीक यादव की लैम्बोर्गिनी कार बड़ी चर्चा में आई थी। तब भी उन्होंने इस गाड़ी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। सिर्फ 38 साल की उम्र में ही अचानक उनकी मृत्यु से उनका परिवार बहुत सदमे में है। कुछ महीने पहले प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच मतभेद की खबरें आई थीं। खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपर्णा यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब प्रतीक ने अपने खराब मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र किया था और कहा था कि काफ़ी समय से वो बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर परिवार से उनके रिश्ते खराब करने का आरोप लगाया और तलाक लेने की बात भी कही थी। वो अक्सर अपनी पत्नी की राजनीति में आने की वजह से नाराज़ रहते थे और कहते थे कि उनकी पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उनकी पत्नी को मशहूर होने का शौक है। लेकिन इसी वर्ष जनवरी में प्रतीक यादव ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब उनके और उनकी पत्नी के बीच संबंध बिल्कुल सामान्य है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बाद में उन्होंने ये वीडियो भी डिलीट कर दिया। अब देखिए, प्रतीक यादव का जीवन बड़ा अजीब और विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो मुलायम सिंह यादव के घर में उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाने में उन्हें बहुत समय लग गया। शुरुआत में उनकी पहचान मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे के रूप में रही, फिर वो अखिलेश यादव के सौतेले भाई कहलाए और आखिर में उन्हें लोग बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति के रूप में जानने लगे। इस दौरान प्रतीक यादव ने अपनी अलग पहचान बनाने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने कभी अपनी फिटनेस के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की, कभी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की, कभी सफल बिजनेसमैन बनकर लोगों को दिखाने की कोशिश की कि वो मेहनती भी हैं और टैलेंटेड भी हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिर्फ 38 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट होने का एक कारण तनाव और स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रतीक यादव 38 साल तक इस दुनिया में रहे, सब कुछ उन्होंने इस जीवन में देख लिया और ये बड़ा दुखद है कि इतनी जल्दी वो यहाँ से चले भी गए। और आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जानने से पहले आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एयरफोर्स 1 विमान से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। जल्दी से आप ये तस्वीर देख लीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग
आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। और अब आपको जल्दी से डिकोड के आज के एपिसोड के व्यूज़ के बारे में बताते हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आज डिकोड के इस एपिसोड को जो टोटल डिजिटल लाइव व्यूज़ मिले हैं वो हैं 3.4 मिलियन, यानी 34 लाख व्यूज़ आज के इस एपिसोड के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और रुकी हुई घड़ी समय को नहीं रोक सकती, और सूखा हुआ पेड़ बसंत ऋतु को नहीं रोक सकता। याद रखें, आपका दुख भी आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकता। नमस्कार।